चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं। आज साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एक बार सभी लोग फटाफट करके लाइव आ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और देखते हैं आज हमारा क्या है। 188 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग देखेंगे और पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है और इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। कह रहा यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कहने का मतलब है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कह रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। तो 6 गुना किसका है? तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। ये कह रहा, ऐसा कह रहा है। यानी इस रिलेशन को अगर आप देखते हैं तो इस रिलेशन से ये पाते हैं कि जो पृथ्वी पर जी का मान होता है वो मान चंद्रमा पर जो जी का मान है उसका 6 गुना होता है। उसका कितना गुना? तो 6 गुना है। ठीक है, आंसर भी आप लोगों को करना है। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब मामला क्या है, हम लोग को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो देखना पड़ेगा। तो आप स्टेटमेंट देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसकी भार की तुलना में 6 गुना अधिक है। तो भार निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर भार निकालने के लिए द्रव्यमान से तो गुना करना है। तो आप क्या कीजिए, भार निकालने के लिए द्रव्यमान से गुना कीजिए। इधर भी द्रव्यमान, तो ये हमारा हो गया पृथ्वी पर द्रव्यमान, पृथ्वी पर ये पृथ्वी पर भार हो गया, m से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये 6 तो था ही, इसमें भी आप द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये चंद्रमा पर आपको बाहर निकल जाएगा। ये किस पर? तो कहेंगे ये चंद्रमा पर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई ये कहीं ना कहीं भार को बताता है, ये कहीं ना कहीं भार को बताता है। तो पृथ्वी पर कर किसी आदमी का भार अगर देखेंगे तो चंद्रमा के भार का कितना गुना है? तो 6 गुना हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण ही 6 गुना है, चूंकि द्रव्यमान तो कहीं बदलता नहीं है किसी का, द्रव्यमान जितना रहेगा उतना हर जगह रहेगा, लेकिन जी जैसे बदलेगा वैसे भार भी बदलता है। अगर 6 गुना है पृथ्वी का जी जो होता है वो चंद्रमा के जी का अगर 6 गुना है तो पृथ्वी पर जो भार होगा वो चंद्रमा के भार का कितना? तो कहेंगे चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु का तो उसके भार का 6 गुना हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से डायरेक्ट आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हैं। तो मेरे भाई पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है और अगर करेक्ट है तो तब तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में अगर किसी को डाउट है तो बताइए। पहले स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो बताइए। इसमें किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताइए जल्दी से, फास्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी क्या कहेंगे, ये भार है। और भार कहां पर? तो पृथ्वी पर देख रहे हैं। और ये कितना गुना ज्यादा है? तो आपको ध्यान रखना 6 गुना ज्यादा भार है किसका? तो कहेंगे चंद्रमा का। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, एम जी का मतलब भार होता है। अगला कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो वह एक समान होता है। एक समान कैसे होगा? आप देख लीजिए ना, एक समान पॉसिबल ही नहीं है। जी का मान G/6 होता है चंद्रमा पर और पृथ्वी पर जी होता है, तो दोनों में एक समान कैसे हो सकता है? एक समान कह दिया, टोटली गलत है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना, 2 गुना तो नहीं होगा, 6 गुना दिख रहा है। तो इसमें सोचना क्या है? तो मेरे भाई ना तो ये ऑप्शन सही है ना तो ये ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। ठीक है, अब कोई दिक्कत किसी को है बताइए। अमर चौधरी जी बताइए, चुलबुल कुमारी, नीलू, शिवानी, हरेंद्र कुमार, प्रमोद पांडे, एनीमे, शिवानी मिश्र, बताइए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये क्वेश्चन बताइए तो क्या कह रहा है? कह रहा है जब एक आप खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद कर देते हैं। खाली बोतल का मतलब समझ रहे हैं ना? एक बोतल लेते हैं और उसको खाली बोतल आप रखते हैं। ये कैसा बोतल है? कहेंगे ये खाली बोतल है और ये पूरी तरीके से बंद है। खाली बोतल है और पूरी तरीके से ये सील पैक है। आपको ध्यान रखना, ये बोतल है लेकिन बोतल जो है कार्य पूरी तरीके से सील पैक है। इस बात को ध्यान, इसमें हवा है। वायुरुद्ध तरीका मतलब वायु भी अंदर नहीं जा सकता है। एक खाली बोतल की बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब है इसमें हवा है और पूरी तरीके से इसको सील कर दिया गया। उसके बाद इसको क्या करना? तो पानी में धकेलना है, यानी कि पानी में डुबाना है। इसका मतलब है मेरे भाई आप ये मान के चलिए कि यहां तक क्या है, तो कहेंगे यहां तक पानी भरा हुआ है। ऐसा मान के हम चल रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। आप ऐसा किए भी होंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? तो इधर से आपको पकड़ करके इसके अंदर डुबाना है।
आप देखिएगा जब बोतल को इसके अंदर डुबाइएगा तो बोतल ऊपर आ जाएगा, बोतल को डुबाइएगा बोतल ऊपर आ जाएगा, बोतल को डुबाइएगा बोतल ऊपर आ जाएगा। इसका रीजन पूछ रहा है आपसे मेरे भाई, यही बात कह रहा है क्वेश्चंस में। कह रहा है कि जो हमारा हवा से भरा हुआ जो बोतल था हमारा, सॉरी जो खाली बोतल था, खाली बोतल है, वैक्यूम है, खाली है, हवा नहीं है इसमें, खाली है, ये वैक्यूम है मेरे भाई। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर वैक्यूम है, हवा नहीं है, इसके अंदर खाली है, चारों तरफ से सील पैक है कि हवा भी नहीं घुस सकता है। एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कहता है कि पानी के अंदर धकेला जाता है और छोड़े जाने पर वह वापस जो है उछल जाती है। ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं? ऐसा जरूर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एक खाली बोतल नहीं तो अभी ले लीजिए और उसको बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसको डुबाइए, आप पकड़ के डुबाएंगे तो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़िएगा तुरंत बोतल ऊपर आ जाएगा। इसके पीछे का रीजन आपसे जान, क्या रीजन है कि ऐसा होगा? तो मेरे भाई इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है उसको समझिएगा। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि अगर ये नीचे अगर लेकर के जा रहे हैं तो इस पर दो चीज काम करेगा। एक तो क्या होगा, एक तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे मेरे भाई, एक तो कहेंगे सर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, और गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी भी चीज पर काम करता है तो वो कितना काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखेंगे तो वो भार के बराबर, और वह कितना तो कहेंगे mg हो। और ये क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, इस बोतल के बराबर, इस बोतल का जो भार होगा उसके बराबर, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल भार के बराबर काम करता है। लेकिन जैसे ही आप पानी में इसको डुबाते हैं तो ये द्रव पदार्थ बैठा नहीं रहेगा, ये भी ऊपर की तरफ एक बल लगाता है और उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। उस बल को क्या कहते हैं, तो उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल किधर काम करता है, उत्प्लावन बल मेरे भाई ऊपर की तरह काम करता है, जिसको आप बुयांसी फोर्स कहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तब तो नीचे चला जाएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तब तो ये ऊपर हमारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर ऊपर ये बार बार आप डुबा रहे हैं, जबरदस्ती डुबा रहे हैं और जबरदस्ती ये ऊपर फेंक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बुयांसी फोर्स हमारा होगा वो ज्यादा होगा, किससे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। बुयांसी फोर्स हमारा ज्यादा होगा किससे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा, तभी ऐसा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर ज्यादा होती तो ये पानी में डूब जाता बोतल, नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे आप दबाते हो, फोर्स लगा करके दबाते हो और छोड़ते हो तो ये तुरंत ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बुयांसी फोर्स ज्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या होगा, कहीं कम होगा। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बोतल को दबा करके डुबाए, जहां छोड़े वहीं रह गया। जहां छोड़ेंगे अगर वहीं रह गया, तब आपको ध्यान रखना जितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा उतना ही उसका बुयांसी फोर्स हो जाएगा, तब वो जहां छोड़िएगा वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर कम हो गया, बुयांसी फोर्स ज्यादा, तो ऊपर धक्का मारेगा, ऊपर चला जाएगा। ये भी कंडीशन हो सकता है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा और बुयांसी फोर्स कम होगा तो फिर मेरे भाई वो डूब जाएगी। आपको ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कहेंगे बोतल ऊपर आ जाएगी और बोतल तैरेगी, इस बात को ध्यान रखना। बोतल क्या होगी, कहेंगे ऊपर सतह पर आ जाएगी, बोतल सतह पर आ जाएगी। बोतल डूबेगी कब, जब उल्टा होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तब बोतल डूब जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। कहता है कि बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पर एफ जी से दिखा देते हैं, कैपिटल जी लिख देते हैं, एफ जी। पानी के उत्प्लावन बल से, पानी के उत्प्लावन बल को कहते हैं बुयांसी फोर्स, जिसको एफ बी कहते हैं, से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अगर उत्प्लावन बल से अधिक हो रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एफ जी ग्रेटर देन एफ बी होगा। अगर एफ जी ग्रेटर देन एफ बी होगा तो हमारा क्या होगा, बोतल पानी में डूब जाएगा। फिर बोतल क्या होगा मेरे भाई, तो बोतल डूब जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। बोतल क्या होगी, तो कहेंगे बोतल जो है यहां पर डूब जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना। ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोतल डूब थोड़ी रही, ऊपर धक्का मार के बाहर निकल रहा है। अगर पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बल लगाएगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है बुयांसी फोर्स तो काम करेगा ही करेगा, उसका भार भी अपना कुछ ना कुछ होगा। ये तो टोटली रॉन्ग है, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगला, बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल, और पानी का जो उत्प्लावन बल हमारा होता है इसको बुयांसी फोर्स कहते हैं, इसको एफ बी कहेंगे। और बोतल पर लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसको आप एफ जी कहते हैं, एफ जी कहते हैं, अधिक होता है। इसके कहने का मतलब है कि जो बुयांसी फोर्स है वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन के राइट आंसर्स हो जाएंगे। इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, बताइए हसीम जी।
असीम अमला, बताइए दिक्कत है तो बताइए। नीतू पांडे जी समझ में आ गया का? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बॉयंसी फोर्स अगर कम होगा तो डूब जाएगा, बॉयंसी फोर्स अगर गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा तो वो क्या होगा, ऊपर तैरेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर बॉयंसी फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा तो जहां डुबा के छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, ना ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा, जहां छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि बताइए निलंबन के गुणधर्म को दर्शाना है, और यहां पर पूरी तरीके से बोल दिया निलंबन की बात कर रहा है, इसके गुणधर्म को कौन नहीं दर्शाता है, ये आपको नहीं वाला टर्म को ध्यान रखना मेरे भाई। निलंबन क्या है? निलंबन एक हमारा यहां पर सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है। अगर हम निलंबन की बात करते हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर निलंबन की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ध्यान रखना ये जो निलंबन है इसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अगर निलंबन है तो इसको सस्पेंशन कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं कोलाइड्स के भी तुलना में। और अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो आप जैसे मेरे भाई सस्पेंशन कैसे बनता है, जैसे कि आप मान लेते हैं पानी और मिट्टी का जो घोल होता है, पानी मिट्टी के घोल को क्या कहते हैं, सस्पेंशन, निलंबन। या फिर कहेंगे पानी के साथ क्या, तो कहेंगे पानी के साथ बालू का जो घोल होता है ये भी क्या है, निलंबन। आप देखते होंगे मेरे भाई कि जो बालू के कण होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसलिए सस्पेंशन पार्टिकल्स को आप अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, इसको खुली आंखों से देख सकते हैं मेरे भाई। अगर हम यहां पर बात करेंगे सस्पेंशन के पार्टिकल्स की, अगर बात करते हैं सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल को खुली आंखों से आप देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आप अगर पानी को छोड़ दीजिएगा शांत तो नीचे बैठ जाता है। दूसरी बात है मेरे भाई, अगर इसको खुली आंखों से देख सकते हैं, साइज बड़ा होता है, तो आप एक बात समझ लीजिए, इसमें अगर पार्टिकल के साइज की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है। 1000 नैनोमीटर से साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और जब इतना बड़ा साइज होता है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन भी करता है। ये प्रकाश का क्या करेगा, तो कहेंगे प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो प्रकाश टकरा जाती है, और प्रकाश का ये क्या कर देगी, तो कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। इस बात को आप ध्यान देंगे, प्रकाश को क्या करते हैं, टकराने के बाद प्रकाश को फैला देता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मिट्टी और पानी को जब आप घोलिएगा तो पूरी तरीके से घुलता नहीं है, पानी और बालू को घोलिएगा तो पूरी तरीके से घुलता नहीं है, इसका मतलब ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण है मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे ये विषमांगी मिश्रण है, इस बात को आप ध्यान रखें। इसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी कि विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इंग्लिश में इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। विषमांगी मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कौन सही नहीं है उस पर फोकस करना है एग्जाम क्वेश्चन को। पहला हमारा क्या दे रखा है, कहता है कि निलंबन के कण जो है, निलंबन के जो पार्टिकल है, इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को फैला देता है, बिल्कुल स्कैटरिंग कर देगा मेरे भाई, स्कैटरिंग करेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, चूंकि साइज इसका बड़ा होता है। निलंबन के कण को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि अगर पानी और मिट्टी को घोल दीजिए, पानी और बालू को घोल दीजिए, तो आपको मिट्टी दिखेगा और आपको बालू भी दिखेगा पानी के अंदर। इसका मतलब है जो निलंबन के जो कण होते हैं उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा, आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जो कि टोटली गलत है। यहां नहीं लिख करके गलत कर दिया, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं मेरे। ये गलत स्टेटमेंट था, गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। यही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हम लोग आंसर करेंगे। और निलंबन के जो प्रकृति होती है, निलंबन के जो कण होते हैं मेरे भाई अस्थायी होते हैं। ये कैसे होंगे, तो अस्थायी होते हैं, स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा सही है। अब एक बात आप समझिएगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर आपको अगर बोल देता है, दो बात और हम आपके सामने चर्चा करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, तो कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कोलाइडल सॉल्यूशन की। अगर हम बात करते मेरे भाई, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की जो कहानी है, ये पानी में पूरी तरीके से विलय होता है।
ये पानी में पूरी तरीके से क्या होगा कि पानी में पूरी तरीके से क्या होगा कि पूरी तरीके से ये विलय होता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये होमोजीनियस होता है, यानी कि ये समांगी मिश्रण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोलाइड्स की अगर बात करते हैं तो जो कोलाइड्स होते हैं ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको आप अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको पूछता है, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पानी में पूरी तरह का सॉल्युबल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, सॉल्युबल नहीं होता, ये सॉल्युबल नहीं होता है। और ये विसमांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण देखेंगे, ये विसमांगी मिश्रण है। और इसको आप अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको भी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो देख रहे हैं। कहता है मेरे भाई कि अभिक्रिया एक दे रखी है और इस अभिक्रिया में आपको क्या बताना है। आपको मेरे भाई इस अभिक्रिया में सही संतुलित जो अभिक्रिया है वो बताना है, संतुलन जो है वो बताना है। और संतुलित अभिक्रिया में हम एटम को बराबर करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप यहां पर देख लीजिए ना, अगर रिएक्शन हमारा क्या दे रखा है तो कहेंगे यहाँ आयरन दे रखा है, और इसका रिएक्शन आयरन हमारा किसके साथ, तो कहेंगे H2O। H2O क्या है तो कहेंगे यहाँ पर वाष्प की बात करेंगे, पानी का तीसरी अवस्था जिसको वाष्प कहते हैं, इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा जिसको Fe3O4 कहते हैं। और यहां से हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ से बाहर निकल, ये रिएक्शन है। अब अगर बैलेंस करना है तो यहां पर कितने आयरन है, 3 है, यहां पर कितने आयरन है, 1 ही आयरन, इसका मतलब 3 से आप गुना कर दीजिए। कितने ऑक्सीजन है तो यहां पर 4 ऑक्सीजन, यहां कितना ऑक्सीजन है मेरे भाई, तो 1 ही ऑक्सीजन है, इसको आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से गुना आप कर दीजिए। अब आप देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, यहां कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 से यहां भी गुना कीजिए। अब आप देखिए मेरे भाई पता चल जाएगा, 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन 3 आयरन। अब ये बैलेंस समीकरण होगी, इसको हम लोग कहेंगे ये बैलेंस्ड समीकरण है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है तो कहेंगे ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो बैलेंस समीकरण हमारा होता है, बैलेंस इक्वेशन होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। आपने इसमें क्या क्या किया मेरे भाई, तो आपने यहां से 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने यहां 4 से किया, आपने यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया, कंप्लीट रूप से बैलेंस हो गया। ऐसा इक्वेशन जहां भी देखेगा वो सही है। आप ऑप्शन नंबर तीसरे को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपको दिख जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी को जब देखिएगा तो आपके आंसर्स यहां पर करेक्ट हो जाएंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संतुलित रिएक्शन को दिखाता है, ये असंतुलित, ये भी असंतुलित। लेकिन यहां जो आप H2O देख रहे हैं ये मेरे भाई गैस के फॉर्म में होता है। तभी आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो हमारा होता है वाष्प, पानी की जो वाष्प अवस्था होती है उससे रिएक्शन करता है, तब आयरन का ऑक्साइड्स बनता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बैलेंस करना तो आपके हाथ में है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी बैलेंस के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, इजी है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था। अगला, सही युग्म का चयन करिए, कौन सा सही है कौन गलत है इसका चयन आपको करके बताना है। बताइए कौन सा सही जोड़ा हमारा है। युग्म मेरे भाई जोड़ा होता है, युग्म का मतलब क्या होता है, कहेंगे जोड़ा। सही युग्म का चयन करना, आपको जोड़ा लगाना है, कौन सा सही है आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। रूबी जी कह रही हैं कि 5 का ए हो जाएगा। देखते हैं और भी बच्चे क्या कह रहे हैं। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब भी करिए फटाफट करके। बताइए मेरे भाई, सबसे पहला है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था को बदलने का जो प्रतिरोध पैदा करता है उसको जड़त्व कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई जड़त्व का, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और ये जो जड़त्व होता है ये क्या होता है मेरे भाई, अगर आप जा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, अचानक कोई आपको रोक देगा, प्रतिरोध पैदा करेगा, आपको रोकेगा, आप में झटका लगेगा, आप गिर जाइएगा। आप रुके हुए हैं और कोई आकर के पीछे से धक्का दे देगा, आप झटका खा जाएंगे, वहां भी आप गिर जाएंगे।
इसका मतलब है मेरे भाई, अगर इनर्शिया की बात करते हैं तो झटका लगना क्या है, इनर्शिया है। झटका लगना ही इनर्शिया, झटका लगना ही जड़त्व होता है, इस बात को ध्यान रखना। झटका लगना ही जड़त्व होता है, और जिधर झटका लगेगा उधर ही जड़त्व होता है। और अगर जड़त्व की बात करते हैं, इसका कंसेप्ट कहां से मिला है, तो जड़त्व का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसका कंसेप्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिला है। ये कहां से, तो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, यहीं से जड़त्व का कंसेप्ट मिला है। दूसरी बात, तो जो जड़त्व हमारा होता है मेरे भाई, याद रखना है, ये त्वरण का विरोध करता है, ये त्वरण के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो त्वरण है ये त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। विपरीत दिशा में, त्वरण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, त्वरण के विपरीत दिशा में कार्य करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनर्शिया की बात कर रहे हैं, जड़त्व की बात कर रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर क्या कर रहा है कि अगर वही वस्तु अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध पैदा करता, मान लेते हैं कि आप गति में थे और आपकी गति को कोई रोक रहा है, तो गति का प्रतिरोध हुआ कि नहीं हुआ, आपकी गति को रोक रहा है, और आपकी गति को जैसे ही रोकेगा तो वहां क्या आ जाएगा, तो कहेंगे वहां पर जड़त्व आ जाएगा। यानी इसके लिए ये मिलान बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। सही युग्म का आपको पहचान करना सही है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, ये कह रहा है मेरे भाई त्वरण की बात कर रहा है, जो कि निहायत गलत। जब हम जड़त्व कह चुके हैं तो फिर यहां त्वरण कैसे आया जाएगा, क्योंकि त्वरण के विपरीत दिशा में जड़त्व काम करता है, और इनर्शिया एक प्रकार का फोर्स होता है, त्वरण नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध होगा, क्या उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, एक ही चीज इनर्शिया कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ आपका सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जिनका भी आंसर ए था उनके करेक्ट आंसर्स हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। ठीक है, बताइए दीक्षा जी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धातुओं के संबंध में बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो धातुओं के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये आपको बताना है। किसके संबंध में, तो धातुओं के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गलत 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 की बात कर रहे हैं मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी धातु की बात आती है, जिसको इंग्लिश में हम मेटल कहते हैं, अगर धातु की बात करते हैं, धातु में चमक होती है। सबसे पहला चीज है कि धातु में लेस्चर होता है, इसमें चमक होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। धातु के अंदर जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मेरे भाई धातु के अंदर हम सीधा कहेंगे डक्टिलिटी का गुण होता है। इसमें कैसा गुण होता है, कहेंगे इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है। धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, एकाध गो अपवाद को छोड़ करके। और जिसमें भी डक्टिलिटी का गुण होता है, इसी डक्टिलिटी गुण के कारण क्या होता है, इसी डक्टिलिटी गुण के कारण क्या होता है, धातु से पतला पतला तार बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं मेरे भाई, तो पतला पतला ये जैसे मोटा धातु है, इसको खींच करके पतला पतला तार बना सकते हैं, लंबा लंबा पतला पतला तार बना सकते हैं। इसलिए पतला पतला वायर का निर्माण होता है, पतला पतला वायर का निर्माण हो, जैसे कॉपर का वायर आप देखते होंगे, मिलता होगा मार्केट में, पतला पतला वायर बनाते हैं। दूसरी बात, धातु के अंदर मेलिएबिलिटी का गुण होता है, इसके अंदर मेलिएबिलिटी का गुण होता है। और मेलिएबिलिटी कहने का मतलब औधात वर्धनीयता का गुण होता है, औधात वर्धनीयता का गुण होता है, इसको मेलिएबिलिटी कहते हैं, औधात वर्धनीयता का गुण होता है इसमें। और अगर किसी में मेलिएबिलिटी का गुण होता है, तो मेरे भाई इस गुण के कारण आप कहेंगे क्या होता है, तो मेलिएबिलिटी गुण के कारण आप कहेंगे जो धातु है उसको हथौड़ा से पीट पीट करके आप चदरा बना सकते हैं, बहुत पतला चदरा बना सकते हैं। इसको हथौड़ा से पीट करके आप क्या कर सकते हैं, तो हथौड़ा से पीट पीट कर, हथौड़ा से पीट पीट कर पतला चदरा का निर्माण कर सकते हैं, पतला चदरा का निर्माण आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम धातु की बात करते हैं मेरे भाई, धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इस बात को ध्यान, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कोई धातु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर हम कहेंगे धनात्मक आवेश आ जाता है, उस पर पॉजिटिव आयंस आ जाता है, पॉजिटिव आयंस आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उस पर पॉजिटिव आयंस आ जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
मेरे में बातें तो बहुत सारी है। अगर पीरियोडिक टेबल में आप धातु को देखेंगे तो 80% से अधिक पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व में से 180% से अधिक धातु ही है, इस बात को ध्यान रखना। चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। कहता है मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत ढूंढना है। कुछ धातु को पीट करके पतली चदरा बनाया सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं औधात्वर्धनीयता। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको पहले ही बोल दिया था। जिसमें औधात्वर्धनीयता का गुण होता है वैसे को हथौड़ा से पीट पीट करके चदरा बना सकते हैं। सबसे अधिक औधात्वर्धनीयता गुण वाला जो धातु होगा वो हमारा सोना होता है, याद रखना, सोना की बात करते हैं। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपका करेक्ट है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक होते हैं। मेरे भाई सीसा और पारा की बात करते हैं तो ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो गुड नहीं बोलेंगे, इसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, कहेंगे ये हमारा हीट होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सीसा के साथ में पारा भी मिक्स। तो सीसा की अगर बात करते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, तो यही आपका गलत है। यही आपका सुचालक नहीं कुचालक होना चाहिए था। धातु को खींच करके, मेरे भाई धातु को खींच कर पतले तार का निर्माण आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है। अगर जिसमें भी डक्टिलिटी का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, उससे पतला पतला आप तार बना सकते हैं। आप देखते होंगे कॉपर का तार खरीद के लाते, कितना पतला पतला उसमें तार होता है, और डक्टिलिटी गुण के कारण ही वो पतला पतला तार बना है, इस बात को ध्यान रखें। तो कई बार पूछता है मेरे भाई, तो डक्टिलिटी गुण के कारण पतला पतला तार बना सकते हैं, और मेलेबिलिटी गुण के कारण क्या होगा, तो चदरा बना सकते हैं, पूरा पतला पतला सीट बना सकते हैं, पतला पतला चदरा बना सकते हैं, हथौड़ा से पीट पीट करके टूटेगा नहीं। और जो गुण धातु में होता है, जो गुण धातु के जैसा नहीं होगा उसको अधातु कहते हैं, ठीक है। और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला कहता है मेरे भाई, अगला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि कौन सा कथन हमारा सही है। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना। ये तो इजी है, आप लोग को बताना चाहिए। कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण की दूरी से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब आप समझते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जो कि गलत है। दूरी से स्वतंत्र रहता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जब कभी भी आपसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता है, एफजी का मतलब क्या है, इसको आप कहेंगे सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वस्तु पर ये कितना लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आकर्षित नेचर का होता है। ये केवल और केवल कैसा नेचर का होगा, तो केवल और केवल आकर्षित प्रकृति का होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये आकर्षित प्रकृति का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ये केवल लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। केवल आकर्षण का गुण होता है। और किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, तो कहेंगे किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसके भार के बराबर लगता है। ये mg यानी कि भार के बराबर लगता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब गुरुत्वाकर्षण बल मेरे भाई, एक स्टेटमेंट इसके बारे में, एक और स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप पानी में डालिएगा तो उतना ही गुरुत्वाकर्षण मिलेगा जो आपको धरती पर मिल रहा है, बशर्ते कि वही वस्तु उतना ही दूरी पर अगर आप रख रहे हैं तब। इसलिए ये किसी मीडियम पर, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर हमारा नगण्य माना जाता है, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी 10⁻⁻9 मीटर से क्या होता है कि कम होता है, तो वहां पर नगण्य माना जाता है, इस बात वहां पर काम नहीं करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को अगर देखें तो फॉर्मूला होता है क्या, कि Gm1m2 अपॉन में होता है r²। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल पर भी निर्भर करता है। यहां क्या कह रहा है कि दूरी से स्वतंत्र रहता है, यानी कि दूरी से इंडिपेंडेंट है, दूरी से जबकि डिपेंडेंट है, दूरी पर निर्भर करता है। अगर आप दूरी को बढ़ा दीजिएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। यहां कह रहा है कि दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी से स्वतंत्र है, जो कि गलत है। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का भी तो क्रमानुपाती होती है। मेरे भाई इस फॉर्मूला को अगर आप देखते हैं तो इस फॉर्मूला से दो रिलेशन निकल करके आता है, और दोनों रिलेशन को आप आसानी से अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे जब गुरुत्वाकर्षण बल हमारा ये समानुपाती होगा दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का,
और दूसरा रिलेशन ये आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर का वित्तक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होंगे उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो पृथक्करण दूरी होता है उसके वर्ग का वित्तक्रमानुपाती होगा। ये टोटली सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई शक ही नहीं है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। आपसे पूछा गया था कौन स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो कहेंगे सही है। पहला छोड़ दीजिए, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कथन 2 और 3 हमारा करेक्ट है। और इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी सूरत में सही हो, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बना दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे आप लोग करके बताइए। बताइए प्रमोद जी, अंकिता राज, प्रियंका भारती, निशा यादव, अन्नू कुमारी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। शिक्षा जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मनोज मंडल, अन्नू कुमारी, गुड़िया सिंह, कनिका मनीला, डियर ज्ञान, सांभवी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अवतल दर्पण की बात कह रहे हैं ना, अवतल दर्पण बोला तो अवतल दर्पण बना दीजिए। अवतल दर्पण चम्मच के आकार का अवतल दर्पण होता है। आप लगातार अगर पढ़ रहे होंगे तो अवतल दर्पण तो तुरंत आपको आना चाहिए बनाने के लिए। और अवतल दर्पण के बीचों बीच एक लाइन पास करता है, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। बीचों बीच पास करता है और यहाँ कट करेगा वहां पोल, यहाँ पर सेंटर, जिधर मुड़ा हुआ उधर सेंटर, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है, बीच में होता है। और इधर क्या होता है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण बन गया हमारा, कोई दिक्कत। अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में, अवतल दर्पण में तो प्रकाश का परावर्तन ही होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, केवल और केवल प्रकाश का परावर्तन होता है। इधर दर्पण के पीछे का भाग, इधर दर्पण के आगे का भाग, इधर पेंटिंग किया हुआ सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग करते हैं। जब प्रकाश एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, मेरे भाई आपसे क्या बोला है कि जो प्रकाश पड़ती है वो एक समानांतर किरण के रूप में पड़ती है, और समानांतर किरण ऐसे जाकर के पड़ती है। और समानांतर किरण कहां से आती है, तो समानांतर किरण के कोई भी समानांतर किरणें अगर आ रही होगी, कोई भी समानांतर किरणें अगर ऐसे करके पड़ती है, इसका मतलब समझ लीजिए समानांतर किरण कहां से आ रही है, तो अनंत डिस्टेंस से आ रही है। कहां से आ रही है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, तभी एक दूसरे के समानांतर है। और ये प्रॉपर्टी कहता है दर्पण का कि अगर कोई प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरणें जाके टकराती है तो टकराने के बाद वो फिर किससे पास करेगी, तो टकराने के बाद फिर वो फोकस से ही पास करेगी, ना फोकस से इधर ना फोकस से इधर, बिल्कुल बीचों बीच फोकस से पास करेगी। तो जब इसके लिए ऐसा है तो इसके लिए भी वही कंडीशन हो जाएगा, फोकस से पास करेगी। तो मेरे भाई टकराने के बाद वाली जो किरण है वो किससे पास कर रही है, तो कहेंगे फोकस से पास कर रही है। और आपसे यही पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समानांतर किरण परावर्तक सतह पर जब पड़ती है तो परावर्तित किरण की बात कर रहा है, परावर्तित प्रकाश की बात कर रहा है। परावर्तित प्रकाश क्या है, ये तो आपतित प्रकाश है, ये आपतित प्रकाश है। परावर्तित प्रकाश टकराने के बाद वाली है, टकराने के बाद वाली है। किससे पास कर रही है, तो ये भी फोकस से जा रहा है, ये भी फोकस से जा रहा है। दर्पण का ये प्रॉपर्टी होता है। तो मेरे भाई फोकस से पास करेगा, फोकस पर अभिसारित होगा, फोकस पर दोनों आकर के मिलेगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस बोलिए या फोकस बोलिए, उसी पर अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है, या आपको दिखता भी ऐसा है। प्रतीत भी हो सकता है और दिखता भी ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई वक्रता केंद्र तो नहीं कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य फोकस पर अभिसारी होती हुई प्रतीत होती, यानी कि ऐसा दिख रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। ये इसकी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, अवतल दर्पण में एक दो कहानी और याद रखिएगा। जैसे ये अवतल दर्पण होता है, इसका ये पीछे वाला भाग पेंट किया रहता है और ऐसे ये बीचों बीच पास करता है। इसको कहते हैं पोल, इसको कहते हैं हमारा फोकस, और इसको कह दिए मान लेते हैं सेंटर। एक बात और हम आपको जो बता रहे हैं उसको एकदम फोकस कीजिएगा, क्योंकि काम का चीज है और कई बार क्वेश्चन वहां से रिलेट करता है। इसको फोकस कहिए, इसको सेंटर कहिए, इधर इन्फिनिटी रखिए। एक बात मेरे भाई याद रखना, अगर कोई प्रकाश किरणें, यदि कोई प्रकाश किरणें किससे पास करते हुए, यदि प्रकाश किरणें इसके वक्रता केंद्र से पास, चलो कलर चेंज करते हैं, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से पास करते, वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पे टकराती है, तो मेरे भाई इस बात को हमेशा के लिए याद रखना कि जिस रास्ते से प्रकाश गई है उसी रास्ते में रिटर्न आ जाएगी, और वैसी परिस्थिति में इस दर्पण की सतह से हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगी। अगर वक्रता केंद्र से पास करते हुए, कभी भी वक्रता केंद्र से पास करते हुए, कभी, ये भी लाइन हमारा वक्रता केंद्र का है, अगर ऐसे
अगर ऐसे प्रकाश जाएगी तो टकरा करके वापस इस रास्ते में आ जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री। तो अगर वक्रता केंद्र से पास करते हुए जितनी भी रेखाएं अगर पास करते हुए दर्पण पे टकराएगी, हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री कोण बनाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। से मान लेते हैं कि इधर से वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पे टकरा गया, ऐसे दर्पण पे टकरा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते में वो रिटर्न होगा। यानी अगर ऐसे आया है, टकराया है, तो ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जब मेरे भाई उसी रास्ता में रिटर्न होगा तो 90 डिग्री कोण यहां भी बनेगा। इसलिए ऐसा अगर मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर आप इसको ऐसा देखते हैं, तो आप ध्यान रखना अगर प्रकाश किरण ऐसे जाकर के टकराई और टकराने के बाद मेरे भाई ये वक्रता केंद्र यहां है, इससे पास करते हुए जब जाके टकराती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ध्यान रखना कि यहां पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन सभी पॉइंट पर नजर रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कोई जाने नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है बताइए तो फटाफट करके। क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मेरे पिंड पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी वस्तु पर पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होता है वो कितना होता है, mg गुना h होता है। ये फॉर्मूला किसको नहीं पता होगा, आप सीधा कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता ही होगा मेरे भाई। कहता है कि गोलीय दर्पण का मतलब होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों में ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर गोलीय दर्पण की अगर बात करता है तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जो गोलीय दर्पण है ये उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। अगर गोलीय दर्पण को दो भाग में काटेंगे तो एक अवतल दर्पण होगा और दूसरा जो दर्पण होगा उसको उत्तल दर्पण हम लोग कहते हैं। अगर अवतल दर्पण को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और इस यहां पर क्या होगा, सेंटर होगा, यहां क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पोल होगा, यहाँ पोल और सेंटर के बीच में फोकस होगा, इधर इन्फिनिटी होता है। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि इसके सेंटर से लेकर के पेरिफेरी तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या है। और कोई भी दूरी दर्पण में कहां से मापते हैं, तो कोई भी दूरी दर्पण में पोल से मापते हैं, तो पोल से सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और मेरे भाई आपको ध्यान रखना पोल और सेंटर के बीच में फोकस होता है, इसलिए पोल और सेंटर के बीच में अगर फोकस होगा तो एक बात और कह सकते हैं आप कि पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कह सकते हैं और पोल से सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहां से यहां आर है, यहां से यहां एफ है और ये आधे दूरी पर है। इसका मतलब एक रिलेशन यहां से मिलेगा कि जो फोकस दूरी हमारा होगा वो कितने के बराबर कहेंगे, त्रिज्या अगर आर है तो उसका आधा हो जाएगा। तो फोकस दूरी क्या होगा, कहेंगे यहाँ पे r/2 हो जाएगा। आपसे शायद वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव हमारा है, ये फोकस है। तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव ये है और फोकस ये है, ध्रुव और फोकस के बीच की वो दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और वह r/2 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर ये पोल से उधर हो रहा तो फोकस दूरी अवतल दर्पण का नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ये याद रखना मेरे भाई। याद क्या रखना, इसके कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि अगर आप इधर से इधर आएंगे तो फोकस दूरी नेगेटिव, इधर जाते तो फोकस दूरी पॉजिटिव, इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उत्तल दर्पण को अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। ये उत्तल दर्पण है, यहां पर सेंटर है, सॉरी यहां पर पोल है और इधर सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है। और फोकस दूरी हमेशा कहां से, तो पोल से मापते हैं। पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और पोल से जब राइट जाएगा तो प्लस, पोल से अगर लेफ्ट आएगा तो माइनस। तो पोल से ये राइट जा रहा है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी r/2 ही होगी। और ध्यान रखना वो मान पॉजिटिव होगा। तो याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट समझना है। कभी भी पूछ लेता तो आप आसानी से साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो गोलीय दर्पण का मतलब दोनों होता है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों की आपसे बात कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो कई बार हम एनसीईआरटी में भी आपको बताए थे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला गया किसी विलयन के आयतन प्रतिशत आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, इस पर फोकस खींचिए। यहां पर आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना करने की बात कर रहा है। यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की गणना भी बोल सकता था। यहां आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना पूछ दिया। यह भी तो हो सकता था यहां पर आयतन की जगह पर द्रव्यमान पूछ लेता, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन मेरे भाई मामला ये है कि जब कभी भी आप ऐसा करते हैं तो ऊपर में हमेशा विलय होगा, नीचे में विलियन होगा, ऊपर में विलय नीचे में विलियन, ऊपर में विलय नीचे में विलियन। लेकिन एक ऑप्शन में आप देखिए कि ऊपर में विलियन लिख दिया, ये तो टोटली गलत, इस पे तो सोचेंगे भी नहीं। अगर यहां पर आयतन की गणना कर रहा है और आयतन परसेंटेज के हिसाब से पूछा है तो यहां भी विलय का आप कहेंगे आयतन होगा, तो विलियन का भी आयतन लेंगे, ये सही है। लेकिन यहां क्या है, यहां द्रव्यमान का चर्चा कर दिया, गलत है। अगर द्रव्यमान परसेंटेज पूछता तब यहां द्रव्यमान होता, यहां भी द्रव्यमान होता। तो मेरे भाई यहां पर मामला इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो फॉर्मूला एक ही आपका इसमें सही है, जो कि आयतन प्रतिशत के हिसाब से आयतन की गणना करने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। आगे चलते, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका, जिसमें यदि राहुल एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय रेखा अंकित करता है तो बताइए वह कैसी दिखाई देगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, धारावाही परिनालिका की बात कर रहा है, विद्युत धारावाही परिनालिका की बात कर रहा है, सोलेनॉइड की बात कर रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड होता कैसा है। अगर सोलेनॉइड को नहीं जानते तो सोलेनॉइड हमारा कैसा, तो कहेंगे ऐसा होता है। और आप सभी लोग जानते होंगे इस सोलेनॉइड के अंदर की अगर बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो आप कैसा होता है, तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा मेरे भाई, तो एक दूसरे के यहां पर पैरेलल लाइंस होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग बी से दिखाते हैं, और ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा है, तो कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जगह एक समान है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा, तो कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसा है, तो आप सीधा कहेंगे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात को ध्यान रखना। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होगा वो भी क्या है, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, तो कहीं यूनिफॉर्म मिलेगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगा। आपको ध्यान रखना कहीं पर ना ज्यादा कहीं पर ना कम, बात सब जगह बराबर मिलेगा। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया कि उसके अंदर में चुंबकीय रेखा जो अंकित होगी वो कैसी दिखाई देगी। तो मेरे भाई आप कहेंगे सभी बिंदु पर, आपके किसी भी बिंदु पर आप देख लीजिएगा, तो किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो वो एक समान दिखेगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, आप सीधा कहोगे कि सर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, और ऑप्शन नंबर बी के अलावा कुछ नहीं सही हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, गलत वाक्य का चयन करना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग करके बताइएगा जल्दी से, फास्ट। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से सही करके बताते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग मेरे भाई सेशन को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, और आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करने के लिए धन्यवाद। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर्स। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया, गलत वाक्य का चयन करना है। इस पर नजर हमेशा बनाए रखिए, नहीं तो पता चलेगा कि पर कुछ और रहे हैं, मार्क कुछ और रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। पहला क्या कर रहा है, कुछ जीव की बात कर रहा है, और कुछ जीव क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहा है, और जल की बात कर रहा है, जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ हमारा होता है। मेरे भाई अकार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थ में हमारा क्या आएगा, तो कहेंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अकार्बनिक पदार्थ है ही, पानी भी क्या अकार्बनिक पदार्थ है, मिट्टी भी क्या अकार्बनिक पदार्थ है, ये सब अकार्बनिक पदार्थ होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए अकार्बनिक पदार्थ का ही जरूरत होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में इनका इस्तेमाल होता है। तो कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड जल ये किस रूप में, तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है, स्रोत से प्राप्त कर ये क्या करता है, सरल खाद्य सामग्री, खाने का सामग्री बनाता है। तो कुछ जीव में कौन सा जीव आएगा, कुछ जीव की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो कुछ जीव में आप कहेंगे सर युग्लिना में भी हो सकता है, या फिर साइनोबैक्टीरिया को सर नहीं भूल सकते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं, जो कि नील हरित शैवाल जिसको आप कहते हैं, जिसको आप ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, और ये जो ब्लू ग्रीन अलगी होता है इसी को हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो नील हरित शैवाल कहते हैं।
अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इन दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इन दोनों में क्या तो कहेंगे, इन दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये क्या करेगा तो कहेंगे फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाता है। ये क्या करेगा तो कहेंगे ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन, फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखें, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है। और ये वो तो वही बात कह रहा है, खाद्य सामग्री का निर्माण करता है। तो कुछ जीव में आपके कुछ जीव शामिल हैं, जिस जीव को आप यहां पर अपनी खुली आंखों से आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाना चाहिए, पहले स्टेटमेंट में कोई लोचा नहीं है, तो सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, कहता अन्य जीव, अन्य जीव, अन्य जीव की बात कर रहा है मेरे भाई। ये कुछ जीव में ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाता, और ये स्वपोषी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते, तो ये स्वपोषी हो गए मेरे भाई। ये क्या होगा कि इसको हम स्वपोषी कह दिए, चूंकि स्वपोषी ही अपना भोजन बनाता, हरे पेड़ पौधे तो है ही। इसके अलावे अगर आप दूसरे ऑप्शंस को अगर आप पढ़ते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या कहता, अन्य जीव की बात कर रहा है। और अन्य जीव का जब इसको स्वपोषी कह दिए, कुछ जीव को अगर स्वपोषी कहेंगे तो अन्य जीव को आप विषमपोषी कहेंगे। अन्य जीव को आप फिर क्या कहेंगे, तो इसको विषमपोषी का आप नाम देंगे। और विषमपोषी कहने का मतलब हमारा क्या होता है, जैसे विषमपोषी कहने का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जैसे हम कवक वगैरह की बात करते हैं, कवक क्या करता है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। और कवक की बात करते हैं मेरे में, तो जिसको आप फंगी कहते हैं, ये आप समझ लीजिए कि पूरा सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है और उसको अवशोषित करके अपने शरीर के अंदर लेता है। तो कुछ अन्य कुछ जीव हमारे अगर यहाँ पर स्वपोषी हो, कुछ जीव में स्वपोषी है, तो अन्य जीव जो होंगे वो विषमपोषी होगा। उसी के अंतर्गत जानवर वगैरह भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं और कवक आते हैं। इसके अंदर क्या कहेंगे, तो एनिमल्स वगैरह आते हैं, एनिमल्स आते हैं और कवक आते हैं, फंगी की बात करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जो जटिल पदार्थ हो, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं तोड़ करके हम लोग माल्टोज बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो जटिल पदार्थ होते हैं या जटिल अणु जो होते हैं उसको तोड़ करके सरल अणु में तोड़ते हैं, उसके बाद उसका पाचन करते हैं। तो मेरे भाई जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए, उपयोग के लिए जाने से पहले उसको क्या करते हैं, उससे जाने से पहले सरल पदार्थों में उसको विखंडित करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो स्टार्च के रूप में खाते हैं, और ये स्टार्च को जो आप क्या करते हैं एंजाइम के सहारे इसको तोड़ते हैं, अपने मुंह में इसको डाइजेस्ट करते हैं, और ये बन जाता है क्या कहेंगे, ये माल्टोज बन जाता है। और जब ये माल्टोज बन जाता है मेरे भाई, तो छोटे छोटे अणु में टूट जाता है, तब जाकर के क्या होता है हमारे शरीर के अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं अवशोषित करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और हमारे सेल के अंदर उसका अवशोषण हो जाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही था ही, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, विषमपोषी जीवों में पादप शामिल है, जो कि निहायत गलत है मेरे भाई। अगर पादप की अगर बात करेंगे तो जो पादप है ये हमारा स्वपोषी होता है। एक एक बच्चा कहेगा सर पादप की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, तो पादप हमारा स्वपोषी होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये स्वपोषी होता है। जबकि यहां पर बोला गया कि विषमपोषी जीवों में पादप शामिल है, जो कि गलत है। ये तो गलत, ऑप्शन सी गलत है। आपसे पूछा गया गलत वाक्य को खोजना है, तो गलत कौन है मेरे भाई, बी और सी। सी गलत है लेकिन बी भी शामिल है, ये आंसर नहीं होगा। ए और बी सही है, ए और बी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, गलत जो है उसी को ढूंढना है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत कौन है तो कहेंगे गलत ये है, गलत ये है, गलत ये है। जो गलत है ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आंसर ना तो हमारा ए होगा, ना तो आंसर बी होगा, ना तो आंसर सी होगा, और ना ही आंसर डी होगा। तो आंसर होगा क्या, तो कहेंगे आंसर मेरे भाई इस क्वेश्चन का ई आंसर होगा। इनमें से आप कहेंगे क्या, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाइए। कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी दे रखा है, इसलिए उस पर नहीं जाना है, समझना है और क्वेश्चंस को उसी तरीके से बनाना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, जिस सेट का डिस्कशन अभी आप देख रहे हैं वो 10वां नंबर सेशन है। जो लोग ऑफलाइन आकर के नहीं दे पा रहे होंगे उनसे हम हमेशा कहेंगे कि तैयारी अगर कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, और अगर आप घर पे भी हैं तो घर पे भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको साइंस का टेस्ट दिखेगा, और इस टेस्ट को परचेज करके आप क्या करेंगे तो टेस्ट दीजिए, उसके बाद डेली डिस्कशन में आप भाग लीजिए।
तब बेनिफिट होगा, ऐसे बेनिफिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है इसमें कि एकल कोशिका की पहचान कीजिए। एकल कोशिका मतलब समझ लीजिए सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसमें सिंगल भी होता है, डबल मेम्ब्रेन भी, सॉरी सिंगल सेल भी होता है, डबल सेल भी होता है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि सेल से किसका निर्माण होता है, कहेंगे सेल से यहाँ पर टिश्यू का निर्माण होता है। और टिश्यू से क्या बनता है, कहेंगे टिश्यू से ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन से क्या बनता है कि हम लोग सीधा जानते हैं, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम तैयार होता है। ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है और ऑर्गेन सिस्टम से हमारा बॉडी का निर्माण होता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये सेल नहीं, बहुत सारे सेल नहीं है, बहुत सारे सेल को मिलाकर के टिश्यू बनता है, बहुत सारे सेल को मिलाकर के टिश्यू बनता है, लेकिन यहां पर सिंगल सेल की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर सिंगल सेल की बात कर रहा है। अगर सिंगल सेल की अगर बात करेगा तो मेरे भाई याद रखना है, इसको एक कोशिकीय जीव में होता है। जो एक कोशिकीय जीव होंगे उसी में सिंगल सेल होता है। हम किसकी बात करेंगे, तो एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे। और एक कोशिकीय जीव को हम लोग यूनिसेक्स यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो यूनिसेलुलर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो एक कोशिकीय जीव है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें एक ही कोशिका का बना होता है। ये एक ही कोशिका का बना होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक सिंगल सेल होता है, एक ही कोशिका का बना होता है, जिसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब ये एक ही कोशिका का बना होता है तो आप खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। खुली आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। एक कोशिका, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होंगे, जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उस जीव को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो आते हैं जीव, उसकी अगर बात करते, जैसे मान लेते हैं हम अमीबा की बात। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय जीव। इस तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान है, ये सब एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें अगर देखिएगा तो अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। लेकिन जो लीफ वर्म होता है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। समुद्री शैवाल भी एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ये कैसा है, कहेंगे ये हमारा मल्टी सेलुलर है, इस बात को ध्यान रखें। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस बात को ध्यान रखें। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया, और उसको आप वैसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी इसके अंदर हमारा ईस्ट भी होता है, इकोली बैक्टीरिया भी होता है, ये सब भी लिख सकते हैं। इकोली बैक्टीरिया जो हमारे छोटी आंत में, बड़ी आंत में इकोली बैक्टीरिया होता है। साथ ही साथ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ईस्ट जिसको आप खमीर कहते हैं, खमीर भी एक प्रकार का कवक है, इसकी बात करते हैं। ये सब एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। तो आंसर तो आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट हो जाए। हाँ, अमीबा का जो आकार होता है वो पल पल बदलते रहता है। अमीबा की आकृति हमेशा बदलते रहती है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि सही विधान का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि एरोबिक प्रक्रिया की हम बात करते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो रिएक्शन होता है उसमें एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होता है। अगर हम रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों होता है। एक को बोलते हैं हम लोग वायवीय और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अवायवीय। अगर अवायवीय बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक बोलते हैं, और अगर वायवीय बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं। मेरे पे इस बात को ध्यान रखना, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं वायवीय और अवायवीय दोनों होता है। अगर वायवीय बोलेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और अवायवीय अगर बोलेगा तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब यहां पर बात आता है कि वायवीय श्वसन की जो क्रियाएं होती है, इसके द्वारा एटीपी का निर्माण कहां पे, तो कहां पे होगा, इसके द्वारा नहीं। वायवीय की अगर बात करेंगे, इसके द्वारा 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मेरे पास 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहां होता है, तो कहेंगे 36 एटीपी ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
कहाँ होगा? तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि एनर्जी का निर्माण करता है और इसी में जमा भी होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। और जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म में मेरे भाई 2 ही एटीपी ऊर्जा बन पाता है। यहां भी 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां पर भी कितना तो कहेंगे 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण आपका यहां भी होता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं सही चीज को चयन करना, कहता है एक एरोबिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। मेरे भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ 36 एटीपी ऊर्जा आप देख रहे हैं, जबकि आप यहां पर 2 ही एटीपी ऊर्जा देख रहे हैं। आपको देखने से पता नहीं चलता है क्या? यहाँ 36 एटीपी देख रहे हैं और यहां पर 2 ही एटीपी ऊर्जा देख रहे हैं। इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? तो वायवीय में ज्यादा है, वही कह रहा है। एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा विमोचन जो होगा अवायवीय की तुलना में, अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होगा। अवायवीय में अगर 2 एटीपी ऊर्जा बना है तो वायवीय में आपको 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब है मेरे भाई इस स्टेटमेंट को तो कोई काट नहीं सकता, ये पूरी तरीके से सही है। दूसरी बात हमारा यह आता है कि एटीपी के रूप में एनर्जी अगर बनता है तो एटीपी के रूप में एनर्जी का स्टोरेज भी होता है, लेकिन क्या एटीपी के रूप में बना हुआ रह जाता? नहीं। एनर्जी हम लोग को मिलता है तो मेरे भाई एटीपी खंडित हो जाता है, जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रिया को संचालित कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से हमारा सही, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से हमारा क्या कहेंगे सही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है तो राइट है। तीसरे स्टेटमेंट भी को पर चलते हैं। मेरे भाई पायरुवेट की बात करते हैं तो पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो पायरुवेट से क्या बनता है कहेंगे लैक्टिक एसिड बनता है। और आपको ध्यान रखना एक ग्लूकोज अगर टूटता है तो एक पायरुवेट बनेगा, दूसरा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर पायरुवेट अगर ग्लूकोज टूटता है तो उसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि यहां पर पायरुवेट और लैक्टिक एसिड में कार्बन के 3-3 मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है। तो पायरुवेट और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पायरुवेट किसमें तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो एक 3 कार्बन वाला अणु होता है। इसका मतलब मेरे भाई लैक्टिक एसिड में 3 ही कार्बन के अणु होते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला अगर देखिएगा तो C3H6O3 शायद होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। केमिकल फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला लगभग हमारा C3H6O3 होता है, जो कि लैक्टिक एसिड का होता है। सही है। ये इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और यही बात कह रहा है। इसका मतलब है आप इस स्टेटमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करिएगा? आप कहेंगे सर ए, बी और सी तीनों सही है। आंसर नंबर ए के साथ जाएंगे और एक जो है किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हमारा होना है। ए जो है हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर होना है और ए ही करेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के आंसर क्या करोगे तो ए आंसर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपका तीनों सही दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा थक चुके हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचा पाते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि सुबह से लगातार खड़े रहते हैं, लगातार एक क्लास रहता है। ठीक है, लेकिन जो सेट बच जाएगा उसका डिस्कशन सैटरडे संडे में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए गोलीय दर्पण में आवर्धन की वैल्यू दे रखी है। आवर्धन को एम से दिखाते हैं, जिसका मान प्लस में 0 दशमलव कितना तो 75 दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो बच्चे मेरी क्लासेस को करते होंगे उनको टोटली ये क्लियर होगा। इसमें 2 बात मैंने बताया था आपको, जो प्लस या माइनस होगा ना इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो प्लस या माइनस रहेगा, प्लस का मतलब होता है कि सीधा इमेज बनता है, इसका मतलब होता है किसी सीधा इमेज बनता है किसी भी वस्तु का। अगर सीधा बनेगा तो कैसा होगा तो कहेंगे काल्पनिक होगा, और काल्पनिक को ही क्या कहते हैं तो कहेंगे आभासी भी कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे पे, अब हम लोग चलते हैं वैल्यू पर। वैल्यू कितना है तो कहेंगे 0.75 इसकी वैल्यू है, और 0.75 जो है 1 से कम है, और जब 1 से कम होगा इसका मतलब है कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो कहेंगे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 1 के बराबर होता समान आकार का प्रतिबिंब बनता, 1 से बड़ा होता तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा साइज का बनता, लेकिन 1 से उसकी वैल्यू कम है। आप प्लस को मत देखिए, माइनस भी होता तो माइनस का मतलब उल्टा प्रतिबिंब, प्लस का मतलब सीधा प्रतिबिंब। तो प्लस और माइनस इस बात का सूचक है कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा कि सीधा बनेगा। छोटा और बड़ा के लिए ये वैल्यू डिसाइड करता है। अगर 1 होता तो बराबर आकार का, 1 से बड़ा होता तो आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता, 1 से कम वैल्यू इसका मतलब छोटा इमेज बनेगा। आप देख लीजिए कौन सा होगा।
आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके दूसरा कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो बी करेक्ट करेंगे। क्या, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि एपिथेलियम उत्तक के बारे में बताइए कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। मेरे भाई किस उत्तक की बात कर रहा है, एपिथेलियम टिश्यू की बात करें। एपिथेलियम टिश्यू भी 4 प्रकार का वैसे होता है, लेकिन मोटा मोटी आप एक बात जान लीजिए, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पर एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो एक बात आप जान लीजिए, एपिथेलियम टिश्यू हमारे अंग का सबसे बाहरी आवरण होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं, अंग का सबसे बाहरी आवरण की अगर बात करें, अंग का सबसे बाहरी आवरण की अगर हम बात करते हैं, अंग का सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है। दूसरी बात मेरे भाई, एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर कोई अंतर आणविक स्थान नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, अंतर आणविक स्थान इसमें नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं होगा, यानी अंतर आणविक स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वो इसमें नहीं होता। अंतर आणविक स्थान की बात करते हैं, अंतर आणविक स्थान की अगर हम बात करते हैं, यहां पर अंतर आणविक स्थान नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार ने मेरे भाई कई बार ये लाइन पूछा गया, इसलिए हम इसको मार्क कर देते हैं एग्जाम के लिए, आपको बेहतर बना करके इसको याद रखना है। ये एपिथेलियम टिश्यू की बात हो रही, जो कुछ भी कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से सही है, इसके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ, उसको हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं और शायद आपके एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है। अब ये जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू हमारा सबसे बाहरी आवरण होता है ऑर्गेन्स का। तो ऑर्गेन कोई भी हो सकता है, वैसा ऑर्गेन भी हो सकता है मेरे भाई जो भोजन का अवशोषण करता होगा, वैसा ऑर्गेन भी हो सकता है जो कहेंगे जो पचा हुआ पदार्थ नहीं होता उसको उत्सर्जित करता है, यानी उत्सर्जन भी होगा। और वैसा भी पदार्थ होगा जो भोजन को जानी आने देता है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे यहां पर, हम सीधा कहेंगे मेरे भाई वहां पर कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान रखना एपिथेलियम टिश्यू में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। कहेंगे सर डिफ्यूजन होता है क्या, बिल्कुल होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, गैस एक्सचेंज करता है तो गैस इधर से उधर जाएगा, तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, कहेंगे विसरण होता है, विसरण होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, इसमें और क्या होता है, कहेंगे इसके अंदर मेरे भाई और क्या होगा, कहेंगे इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसके अंदर अवशोषण होता है, इसको एब्जॉर्प्शन आप कहते हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि अवशोषण करता है, किसी भी पदार्थ का ये क्या करता है, तो अवशोषण कर सकता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ उत्सर्जन की बात करते हैं, और उत्सर्जन यानी कि जो हमारा हम कहेंगे जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो बाहर निकल जाता, आप सीधा कहेंगे यहाँ से उत्सर्जन भी होता है। तो यहां से क्या होगा, कहेंगे यहाँ पे उत्सर्जन भी होता है। ये तीनों बात यहां से होता है। एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये अंग का सबसे बाहरी आवरण, ये अंग का बाहरी आवरण, दूसरा अंतर आणविक स्थान इसमें नहीं होता है, पूरा मॉलिक्यूल सटा सटा होता है, सेल सटा सटा होता है, और इसमें तीनों प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, और साथ ही साथ यहां पर उत्सर्जन भी होता है, जिसको एक्सक्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्सर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एक्सक्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको एक्सक्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हमारे पदार्थ होते हैं जो पचा नहीं पाता उसको वो बाहर कर देता है, इस तरीके से। ये तीनों क्रिया एपिथेलियम टिश्यू में, और एपिथेलियम टिश्यू भी 4 प्रकार का होता है, उतना डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो काम का चीज है उसको हम बता देते हैं। इसमें कोई अंतर आणविक स्थान नहीं होता, बिल्कुल मेरे भाई एक सेल दूसरे सेल से सटा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसकी जगह बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, ये पूरी तरीके से सही है और एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात, ये एक दूसरे से सटा हुआ है तभी तो खाली जगह नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात समझिएगा, इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है। मेरे पे अलग कैसे कर सकते हैं, ये पूरा सटा रहता है, अंतर आणविक स्थान नहीं होता है। यहां कह रहा है कि उसको अलग किया सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और गलत है तो गलत ही शायद खोज रहा था इस क्वेश्चन में आपके आंसर। बताइए गलत कौन है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका गलत था, और विशेषता नहीं है उसी के बारे में पूछ रहा है। कौन सा एपिथेलियम टिश्यू की विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है, तो नहीं है, इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है मेरे भाई कि विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम आदि मिलकर के जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, हम सभी लोग को पता होगा कि सेल के बारे में। सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहां पर कोशिका कहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जो सेल हमारा होता है उसकी आकृति कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेल की आकृति हमेशा बना दी तो ऐसे नहीं होगा, सेल की आकृति कैसे भी हो सकती है।
लेकिन सेल के जो बाहरी आवरण होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बाहरी आवरण जो होता है इस तरीके से इसको सुरक्षा प्रदान करता है, और इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली का नाम देते हैं। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे तो मेरे भाई कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जो कोशिका झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है, तो याद रखना मेरे भाई लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ये लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी होती, इस बात को ध्यान रखेंगे। लिपिड्स तथा ये प्रोटीन की बनी होती, इस बात आपको ध्यान रखना है, इसी की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और ध्यान रखना इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है, इस सेल के अंदर जितने भी तरल पदार्थ आप देखते होंगे, इस सेल के अंदर जो भी तरल पदार्थ होता है, इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसको क्या कहें तो इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको जीव द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब एक बात आप समझिए मेरे भाई, जो प्रोटोप्लाज्म हमारा जीव द्रव होता है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म को यहां पर देख रहे हैं तो जो प्रोटोप्लाज्म हमारा होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला दीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो हमारा बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। न्यूक्लियस जरूरी नहीं कि बीच में होगा, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर देखेंगे जो द्रव पदार्थ उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म होता है। इसलिए आपको यह बात ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस की बात करते हैं और साथ ही साथ अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना इन दोनों को अगर मिला करके अगर बोलिएगा तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। आपसे जो पूछा गया था उस पर हम लोग पहुंचते हैं। कहता है मेरे भाई कि सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर के, मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इसी के अंदर हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और वो सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल किस में होगा तो साइटोप्लाज्म में होता है। आपने समझ लिया कि यहां साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या है तो मेरे भाई साइटोप्लाज्म में आप कहेंगे सारा चीज होता है। इसी साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इसी में क्या मिलेगा तो लाइसोसोम मिलेगा। इसी में क्या मिलेगा तो कहेंगे गोल्जी बॉडी मिलेगा। इसी में क्या मिलेगा मेरे भाई तो इस तरीके से आप कहते जाइए राइबोसोम मिलेगा। और इस तरीके से मेरे भाई सभी सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो आपको यह कह रहा है कि बताइए कि यहां पर विभिन्न कोशिकांग, जैसे विभिन्न कोशिकांग यानी कि विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब सारी सेल ऑर्गेनेल्स हमारा कहां पे तो साइटोप्लाज्म में होता है। और ये साइटोप्लाज्म कहां होता है तो मेरे भाई कोशिका के अंदर होता है। ये सब मिलकर के मूलभूत इकाई का निर्माण करता है। और इकाई कहने का मतलब इस सेल के अंदर ये सारी चीजें होती है, उसकी इकाई क्या है तो कहीं यहां पर सेल है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो कोशिका के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और ऑप्शन नंबर आपका सी जो है किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लांट हार्मोन उनके कार्य के बीच में सही मेल बताइए कौन सा है। जिब्रेलिन की बात करते हैं, साइटोकाइनिन की बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं। मेरे भाई तीनों के तीनों प्लांट के हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड लगता होगा कि एसिड है, लेकिन एसिड होता नहीं है, नाम से एसिड लगता है, लेकिन ये प्लांट के हार्मोन है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या करता है, प्लांट को ग्रोथ होने से रोकता है, इसका मतलब वृद्धि को रोकता है। स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट मेरे भाई सही है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। साइटोकाइनिन नाम से पता चलता है मेरे भाई ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है और प्लांट में नई नई पत्तियां डेवलप करती है, इसी कारण। और जिब्रेलिन भी हार्मोन होता है जो तने की लंबाई को बढ़ाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपका सही है, सही मेल खा रहा है, सबके सब सही मेल खा रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, जिब्रेलिन कह रहा है कोशिका विभाजन करता, टोटली गलत, पहले गलत हो गया, सोचना ही नहीं है, आंसर आपका ए ही करेंगे। जिब्रेलिन कह रहा है कि वृद्धि को रोकता है, टोटली गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट छाड़ दीजिए। अब आंसर क्या करना, निकल गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर्स करके आप लोग बता दीजिए क्या कहता है। कहता है कि परागकणों को पुंकेसर और वर्तिकाग्र तथा हस्तांतरण की आवश्यकता होती है यदि परागकण को अपना हस्तांतरण उसी पुष्प में वर्तित, यानी कि जिस पौधे की बात कर रहा है, जिस पुष्प की बात कर रहा है, उसी में अगर परागकण हमारा मेल से फीमेल वाला पार्ट पे जाता है तो समझ लेना मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर एक फूल से दूसरे फूल में अगर हमारा पॉलिनेशन होता है उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसको पर परागन कहते हैं। तो स्वपरागन, यहां भरेंगे स्वपरागन, यहां भरेंगे पर परागन, इसका मतलब स्वपरागन और पर परागन यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 20 हो गए। और थोड़ा सा हम थके हुए फील कर रहे हैं, इसीलिए तबीयत नहीं तो ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर आपका कल का डिस्कशन भी हमको कराना है। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो क्वेश्चन यहां से बचा हुआ है इसको भी कराएंगे, और जो सेट आपका रिसेंट बचा हुआ है उसको भी करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो कल और परसों 2 दिन का छुट्टी, दोनों दिन आपको जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं टोटली क्वेश्चंस हम करा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। दोनों दिन में आपको मिलाकर के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को करा देंगे।
क्योंकि लगातार क्लास लेने से क्या होता है, पूरी तरीके से बॉडी हरासमेंट हो जाता है, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से होता है। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश ये रहता है कि आपका टाइम कंज्यूम ना करें और आपको जितना देना है उतने तरीके से आपको दे दे, ताकि आप आराम से उतना तो कम से कम सीख। जो क्वेश्चन बचेगा उसको मार्क करिएगा, अपने से भी पहले कोशिश करिएगा, नहीं तो कल हम आपको कल परसों रह करके कल परसों में जो टेस्ट का डिसीजन बाकी है 2-3 वो सारा आपका कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन, जरूर सेशन मेरे भाई एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखना, जा करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगता है ये सेशन, आपको बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। और आप सभी लोग मेरे भाई जाते जाते एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देना। आपके लिए अगर कोई टीचर इतना मेहनत करके आपको एक एक चीज सिखाता है, आपका भी एक फर्ज बनता है कि सेशन को लाइक करें और जोरदार तरीके से मेरे भाई सेशन को शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।